प्लस क्यू नॉट, ये माइनस क्यू, फुल्ली चार्ज है, ठीक है। जैसे ही मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा क्या होगा, चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इधर, और रजिस्टर क्या करेगा, जो एनर्जी इसमें स्टोर है उसका लॉस करवाएगा क्या, इन द फॉर्म ऑफ हीट। रजिस्टर क्या करता था, एनर्जी का लॉस करता था इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो वो डिस्चार्जिंग कैसे होगा ये हम देखते हैं, ठीक है। तो एक काम करो, इसमें केवीएल लगाओ। कैसे लगाओ केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। किधर से भी आप चल सकते हो बताओ, यहां से चलना स्टार्ट करें, माइनस आई इंटू आर, और इधर क्या जाएगा माइनस से प्लस, प्लस क्यू नॉट बाई सी बराबर क्या लिखोगे, जीरो, यही तो लिखोगे। अच्छा, अब ये डिस्चार्ज हो रहा है तो चार्ज वेरिएबल हो, ये इनिशियल कंडीशन था एट टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आई इंटू आर बराबर क्या लिखोगे, क्यू, ये तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ क्यू बोलूं, क्यू, ये तो इनिशियली था ना एट टी इक्वल टू जीरो, आफ्टर सम टाइम चार्ज क्या हो रहा है, डीके हो रहा है। तो क्या करेंगे, आई इंटू आर बराबर क्यू बाई सी, और आई बराबर क्या आएगा, क्यू अपॉन में आर सी, और आई को क्या लिख सकते हो, डी क्यू बाई डी टी बराबर क्यू अपॉन में आर इंटू सी। अब यहाँ पे डी क्यू बराबर क्या लिखोगे, डी क्यू अपॉन में क्यू बराबर वन अपॉन में आर सी इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या है, डी क्यू अपॉन में क्यू क्या है। अच्छा एक बात यहाँ पे देखो, ये जो डी क्यू बाई डी टी है क्या डिक्रीजिंग है क्या, ये चार्ज क्या है, डिक्रीजिंग है क्या, एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस डी क्यू यहाँ लगा दो, इस माइनस को मैं इधर भी लिख सकता हूँ क्या, माइनस वन अपॉन में आर सी, ओके। ये माइनस क्यों लगा, क्यों लगा है, लिख लिया, माइनस क्यों लगा, ये माइनस इसलिए लगा है बिकॉज चार्ज इज डिक्रीजिंग, चार्ज क्या है आपका, डिक्रीजिंग, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा है, ठीक है। माइनस डी क्यू बाई डी टी बराबर क्यू बाई आर सी। अब वन अपॉन में क्यू का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, एल एन क्यू बराबर, ये क्या है, माइनस वन अपॉन में आर सी, ठीक है। अच्छा एट टी इक्वल टू जीरो पे चार्ज क्या था, फुल्ली चार्ज था ये, क्यू नॉट, ओके। एट टी इक्वल टू टी पे चार्ज कितना होगा, मान लो क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बराबर एल एन क्यू, लिमिट लगाना है कहां से कहां तक, क्यू नॉट से क्यू, ये क्या आएगा माइनस वन अपॉन में आर सी, टी जीरो से टी, ठीक। अगर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, एल एन क्यू अपॉन में क्यू नॉट, ये आएगा क्या, बराबर माइनस टी अपॉन में आर सी, दोनों तरफ एंटी लॉग लोगे बेस टू द ई, तो क्या आएगा, क्यू अपॉन में क्यू नॉट बराबर ई की पावर में माइनस टी बाई आर सी। तो क्यू बराबर क्या आ गया, क्यू नॉट ई की पावर में माइनस टी बाई आर सी। ये है एट एनी टाइम टी चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटी, समझ में आया। जब मैंने वहां पे बताया था डीके ऑफ करंट एल आर सर्किट में, तो क्या था, आई बराबर आई नॉट ई के पावर माइनस आर टी बाई एल, ठीक है। और ये आरसी क्या है, टाइम कांस्टेंट, ये डिस्चार्जिंग केस में पढ़ रहे हैं। अब सारी चीजें आप निकाल सकते हो, करंट आफ्टर टाइम टी क्या होगा डिस्चार्जिंग में, है ना, डिस्चार्जिंग के टाइम पे करंट कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, तो नोट डाउन करो इसको, फिर मैं आगे वो सारी बातें बताता हूँ। इसमें तीन केसेस बनाएंगे, एट टी इक्वल टू जीरो पे चार्ज कितना होगा, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे कितना होगा चार्ज कैपेसिटर पे, ये डिस्चार्जिंग का केस है, याद रखना है। सभी लोग बताओ, फर्स्ट केस, जब कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो टी इक्वल टू जीरो पे उस पे चार्ज कितना होगा, एट टी इक्वल टू जीरो, क्यू बराबर क्या होगा, क्यू नॉट के बराबर, क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी है, और टी की वैल्यू अगर मैं जीरो पुट करूं यहाँ पे, अगर मैं टी की वैल्यू जीरो पुट करूं तो क्या आएगा, क्यू किसी भी नंबर की पावर में जीरो करोगे वन आएगा, तो क्यू बराबर क्या लिखोगे, क्यू नॉट एट टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। सेकंड केस, एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट, एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे कैपेसिटर क्या होगा, फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो Q बराबर क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, तो माइनस इनफाइनाइट बाई आर सी लिखोगे क्या, तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो, तो जीरो से किसी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा, तो चार्ज आ गया जीरो। थर्ड केस, एट टाइम कांस्टेंट चार्ज कितना होगा, है ना,
चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट वन टाइम कांस्टेंट, एट वन टाइम कांस्टेंट। तो क्या लिखो, वन टाइम कांस्टेंट का मतलब ये टो है ना, आरसी क्या है, टो के बराबर, यहाँ पे लिख लेना एट वन टाइम कांस्टेंट, मतलब टो इक्वल टू टी इक्वल टू आरसी पे या टी इक्वल टू टो पे, ठीक है। तो कितना आएगा, क्यू बराबर क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टो है या आरसी है, ठीक है। और टी की वैल्यू अगर यहाँ पे टो लगा दो तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा क्या। तो क्यू बराबर क्यू नॉट ई की पावर माइनस वन क्या हो जाएगा, वन अपॉन में ई, और वन अपॉन में ई की वैल्यू क्या होती है 0.37, ठीक है। ये समझ में आ रहा है क्या, 0.37। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो क्यू बराबर क्यू नॉट 0.37, ओके, ये आ गया। मतलब टाइम कांस्टेंट वो वैल्यू है जब कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा 37% ऑफ द इनिशियल चार्ज, ठीक है। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ यहाँ पे तो कैसे बनाऊं, कुछ इस तरीके से बनाऊंगा क्या। देखो चार्ज एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्यू बराबर क्यू नॉट ई की पावर में माइनस टी बाई आर सी। चार्ज क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। एट टी इक्वल टू जीरो पे चार्ज कितना है क्यू नॉट, एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे चार्ज कितना है जीरो, और ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, तो कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और ये जो है एट टाइम कांस्टेंट आर सी पे जो वैल्यू है क्यू नॉट की, वो क्या है 0.37 ऑफ क्यू नॉट, ये आएगा चार्ज एट टाइम कांस्टेंट, ठीक है। करंट यहाँ पे डिक्रीज करेगा क्या, भाई जब चार्ज का फ्लो डिक्रीज कर रहा है तो करंट क्या लिखोगे, डी क्यू बाई डी टी डिक्रीजिंग है, तो करंट क्या कभी निगेटिव में लिखते हो क्या, तो एक माइनस लगाना पड़ेगा, आई बराबर क्या लिखोगे माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो करंट एट एनी टाइम टी, सेकेंड है इसमें करंट एट एनी टाइम टी, करंट एट एनी टाइम टी, आई बराबर क्या लिखोगे माइनस डी क्यू बाई डी टी। माइनस क्यों लगा पता है, क्योंकि डी क्यू बाई डी टी तो सर डिक्रीजिंग है ना, चार्ज डिक्रीज हो रहा है प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर पे, तो माइनस लगाओगे तो करंट पॉजिटिव मिलेगा फिर हमें, ठीक। चलो आई बराबर क्या लिखोगे माइनस, अब डी क्यू बाई डी टी यहां से निकालो क्या आएगा, डी क्यू बाई डी टी क्यू नॉट इंटू ई की पावर में माइनस टी बाई आर सी इंटू माइनस वन अपॉन में आर सी। ये समझ में आएगा डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या लिखोगे आई बराबर क्यू नॉट अपॉन में आर सी इंटू ई की पावर में माइनस टी बाई आर सी। ये क्या आपका करंट आ गया। करंट भी क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है क्या, एट टी इक्वल टू जीरो सर्किट में करंट क्या होगा क्यू नॉट बाई, ठीक है। करंट ये रजिस्टर में जो पास हो रहा है, ठीक है। इसका ग्राफ बनाओगे करंट वर्सेस टाइम का, तो कैसे बनेगा, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, सेम मैनर में चार्ज की तरह है, क्यू बराबर क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, क्यू आई बराबर क्यू नॉट बाई आर सी इंटू ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। सेम मैनर में ग्राफ बनेगा, एट टी इक्वल टू जीरो करंट मैक्सिमम होगा क्या क्यू नॉट बाई आर सी, एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे करंट क्या होगा जीरो, ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा एक्सपोनेंशियल। और टाइम कांस्टेंट पे कितना होगा टी इक्वल टू आर सी पे, जो कि टाइम कांस्टेंट है, बताओ टाइम कांस्टेंट लगाओगे तो वन अपॉन में ई आएगा, वन अपॉन में ई की वैल्यू 0.37 होती है, क्यू नॉट बाई आर सी क्या है मैक्सिमम वैल्यू है आई नॉट, जिसकी वैल्यू कितनी है क्यू नॉट बाई आर सी एट टी इक्वल टू जीरो। तो टाइम कांस्टेंट वो वैल्यू है जब करंट सर्किट में कितना होगा 37% ऑफ द मैक्सिमम करंट। तो यहाँ पे जो करंट आएगी वो क्या आएगी 0.37 ऑफ आई नॉट, ठीक है, ये करंट आएगी। थर्ड लिखेंगे यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप,
पोटेंशियल ड्रॉप across capacitor, potential drop across capacitor at any time t। तो कैपेसिटर प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा एट एनी टाइम टी। ठीक है, क्या होगा जल्दी से बताओ। हाँ, v बराबर क्या लिखोगे, q बाई सी। और q की वैल्यू क्या एट एनी टाइम टी है, मान लीजिए सी। ठीक है, तो क्या लिखोगे, q बाई सी क्या हो जाएगा v नॉट। और q की वैल्यू क्या है आपने निकाल रखी है, क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी डिवाइडेड बाई सी। और क्यू नॉट बाई सी आपको पता है इनिशियली v के बराबर है। ठीक है, चलो ठीक है, ये आ गया आपका पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एट एनी टाइम टी। चलो इसका भी ग्राफ बनाओ। सर क्यू नॉट बाई सी कांस्टेंट वैल्यू है क्या, क्यू नॉट बाई सी कांस्टेंट वैल्यू है क्या। तो ग्राफ अगर मैं बोलूं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वर्सेस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ग्राफ कैसा है, बिल्कुल एक्सपोनेंशियल। एट टी इक्वल टू जीरो पे क्यू नॉट बाई सी मैक्सिमम था ना, तभी तो चार्ज फ्लो किया। इसके क्रॉस बैटरी हटा दिया, जीरो। चार्ज फ्लो करना स्टार्ट हुआ। चार्ज कब तक फ्लो होगा, जब तक कि पोटेंशियल या जितना इसने एनर्जी स्टोर किया वो सब लॉस ना हो। ठीक, अब इसका ग्राफ बनाओगे तो एट टी इक्वल टू जीरो, जब टाइम जीरो है तो क्रॉस कितना होगा, क्यू नॉट बाई सी। जब टाइम इनफाइनाइट है तो जीरो। एट टाइम कांस्टेंट टी बराबर आर सी। आर सी क्या है, टाइम कांस्टेंट ही तो है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर क्या होगा, 0.37 ऑफ क्यू नॉट बाई सी। फोर्थ देखेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर एट एनी टाइम टी। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप, ये फोर्थ है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी। ये पोटेंशियल ड्रॉप क्या है अक्रॉस द कैपेसिटर एट एनी टाइम टी। तो क्या आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर कितना आया एट एनी टाइम टी, आई इंटू आर। और आई की वैल्यू आपने निकाल रखी, तो क्या आएगा, क्यू नॉट बाई आर सी इंटू ई की पावर माइनस टी बाई आर सी इंटू आर। आर से आर कैंसल, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर एट एनी टाइम टी क्या आया, क्यू नॉट बाई सी, क्यू नॉट बाई सी इंटू ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। अरे सर, तो ग्राफ इसका कैसे बनाओगे, अगर मैं ग्राफ बनाने की बात करूं, टाइम और पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर क्या आएगा, एट टी इक्वल टू जीरो पे क्यू नॉट बाई सी। ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा, एट टी इक्वल टू आर सी पे 0.37 ऑफ क्यू नॉट बाई सी। नोट डाउन, प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ, सेकंड ऑप्शन, चार्जलेस पार्टिकल, तो सर चार्ज तो चाहिए अपने को। एंड एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, बिल्कुल सर। ए चार्ज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, नहीं सर, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट नहीं कर सकती। ए स्टेशनरी चार्ज सिर्फ क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये क्या करेगा, अच्छा ये चार्ज लेस पार्टिकल है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड, मास होगा ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, द रेशियो ऑफ contributions made by the electric field and magnetic field components to the intensity of an electromagnetic wave, 1:1। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 50% होता है और मैग्नेटिक फील्ड 50% होता है। ठीक है, देखो 2020 का क्वेश्चन आपने बता दिया 1:1। क्या लिखने की जरूरत है रीजन यहाँ पे, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज
passes from vacuum into a dielectric medium with relative permittivity 4, then wavelength is doubled and frequency becomes half. बताओ क्या हो? देखो जब मीडियम आ जाता था तो स्पीड क्या हो जाती थी? अब मीडियम आ गया ना, अब स्पीड ऑफ लाइट नहीं होगी। अब स्पीड को क्या लिखोगे? अगर मैं यहाँ पे लिखूं v बराबर क्या लिखोगे? 1 में अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन, ये लिखोगे क्या? अच्छा मैंने बोला था पीरियोडिक टेबल में मोस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या है? नॉन मैग्नेटिक इन नेचर, उनके लिए म्यू की वैल्यू क्या ले लेंगे? 1, अगर नहीं दिया है तो। ठीक है, तो v बराबर क्या? अच्छा सॉरी, c अपॉन होता है ना म्यू आर और एप्सिलॉन नॉट, तो ठीक है c अपॉन में म्यू आर और एप्सिलॉन आर, तो v बराबर c अपॉन में अंडर रूट म्यू आर की वैल्यू क्या ले लोगे? 1, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? 4, तो v बराबर क्या आएगा? c/2। जो वैक्यूम में स्पीड थी वेव की उसका हाफ हो गया क्या? अब ये हाफ हो गया। और v बराबर एक चीज और पढ़ते थे, न्यू इंटू लेमडा। ठीक है, न्यू इंटू लेमडा। अगर ये वेलोसिटी क्या हो गई? हाफ, तो क्या होगा? वेवलेंथ इज डबल। नहीं सर, वेवलेंथ भी हाफ हुआ है। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी बिकम्स हाफ। नहीं, ये गलत है। वेवलेंथ इज हाफ एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज। फ्रीक्वेंसी को देखो, वेवलेंथ को अगर मैं हाफ करूं, v बराबर आप लोग क्या पढ़ रहे हो? न्यू इंटू लेमडा। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को अनचेंज रखूं और इसको हाफ कर दूं तो क्या आएगा? ये c/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो c पढ़ते हैं आप क्या पढ़ते हैं? n इंटू लेमडा। v बराबर n इंटू लेमडा। ये हाफ कब होगा? जब यहाँ हाफ करूंगा। ठीक है, तो क्या हो गया? वेवलेंथ इज हाफ एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज। ठीक, नेक्स्ट देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय दिस वेयर। ठीक है, इट कैन बी इन्फर्ड दैट वेवलेंथ, वेव नंबर, वेव एम्पलीट्यूड, ये सब आपको फाइंड आउट करना। बताओ, तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या करोगे? कंपैरिजन कर दोगे। ई ए दिया है और स्टैंडर्ड इक्वेशन अपना क्या होगा? ई नॉट साइन, है ना, साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या? ठीक है, तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता था, ये अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट। यहाँ पे क्या दिया है? कॉस दिया है, तो वहां पे क्या, कॉस को साइन में कन्वर्ट करने किधर जा रहे हो? साइन से कॉस, तो क्या होगा? मैंने फेजर डायग्राम बताया था, प्लस π/2 लिखोगे क्या? तो क्या लिख सकते हो? इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई बराबर 10 साइन 10⁻70 प्लस के एक्स प्लस π/2 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब कंपेयर कराओ। अच्छा, वेव कौन से डायरेक्शन प्रोपगेट करेगा? नेगेटिव एक्स में। दोनों का ही साइन क्या है? सेम है, तो नेगेटिव एक्स में प्रोपगेट करेगा। तो ये तो गलत हो गया। फोर्थ क्या हो गया? गलत हो गया। द वेव एम्पलीट्यूड इज 10 वोल्ट पर मीटर। सही है क्या ये? ठीक है, चलो वेव का एम्पलीट्यूड, वेव नंबर क्या होगा? वेव नंबर के की वैल्यू यहां से अगर कंपेयर करूं तो क्या आएगा? 2π/λ। अभी तो अपने को वेवलेंथ ही नहीं पता है। ठीक है, ओमेगा, ओमेगा अपॉन में क्या देता था? वेव वेलोसिटी। ओमेगा अपॉन में क्या देता था? वेव वेलोसिटी। ठीक है, द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस क्या है? फ्री स्पेस में वेव वेलोसिटी क्या होगी? 3 × 10⁸ ये वेव वेलोसिटी ना, और ओमेगा की वैल्यू क्या है? 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई के बराबर 3 × 10⁸। ठीक है, अच्छा इसमें ऑप्शन नीचे भी दिए गए ना, वो देखने पड़ेंगे अपने को। तो के बराबर इधर लेके जाओगे, के बराबर 1/3 × 10⁻⁻1। समझ में आई? के को इधर लगे, 10⁻8 इधर आएगा, -8 हो जाएगा, तो -1 डिवाइडेड बाई 3। तो के की वैल्यू क्या आ गई? 0.33 रेडियन पर मीटर। समझ में आई? नहीं नहीं, 1/10 है ना। अच्छा ठीक है, 0 हाँ ठीक है, वेरी गुड। ये तो 0.33 है ना, अभी 10⁻⁻1 है,
ये इंटू 10⁻⁻1, तो के की वैल्यू क्या है 0.033 रेडियन पर मीटर, ये के की वैल्यू है। सर ये भी गलत हो गया, ये तो सही है। द वेवलेंथ लेमडा कैसे निकालोगे 2π/k बराबर, भाई लेमडा कैसे निकालते थे के बराबर 2π/λ, तो लेमडा क्या है 2π/k, और के की वैल्यू क्या है 1/3 × 10, तो के बराबर क्या लिखोगे 2π डिवाइडेड बाई 1/3 × 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा +1, तो 20 × 3 60π आएगा, क्या ये 60π आएगा, और 60π का मतलब क्या होता है 60 × 3 180, 180 थोड़ा सा ज्यादा, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अभी दो ऑप्शन करेक्ट है फर्स्ट एंड थर्ड, तो लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, ये बताओ a parallel plate capacitor of capacitance 20 microfarad is being charged by a voltage source whose potential is changing at the rate of dV/dt दिया है, और क्या दिया है कैपेसिटेंस दिया है। आपसे पूछा द कंडक्शन करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर वुड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कंडक्शन करंट और कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होंगे सेम होंगे, और कैसे निकालोगे सी dV/dt, तो 20 × 3 भाई देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो क्या लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर सी dV/, ये मैंने पढ़ाया था आपको सी dV/dt। सर्किट डायग्राम बनाना है क्या, एक कैपेसिटर है जिसको हमने क्या किया चार्ज किया है, ठीक है। एक कैपेसिटर को हमने क्या किया बैटरी लगा के चार्ज किया, ठीक है, बैटरी लगा दी, जैसे स्विच क्लोज करोगे तो बोल रहा है जो ये वोल्टेज है वो चेंज हो रहा है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा इनके बीच का है ना, वो क्यों आया था वो सब पढ़ा चुका हूं मैं, तो बराबर जो डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा सी की वैल्यू है 20 माइक्रोफैरड इंटू dV/dt क्या दिया 3 वोल्ट पर सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या आया 60 क्या माइक्रो एम्पियर, ये आपका करंट आ, ठीक डिस्प्लेसमेंट। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट क्या होते हैं इक्वल होते हैं, यहाँ पे लिख लेना सिंस IC बराबर ID बराबर 60 माइक्रो द करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, ये देखो ए 100 ओम रेजिस्टेंस एंड ए कैपेसिटर ऑफ 100 ओम रिएक्टेंस, ये क्या दिया हुआ है ये रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC, are connected in series across a 220 volt source. When the capacitor is 50% charged, the peak value of the displacement current is, कैपेसिटर कितना चार्ज है 50%, तो वहां से क्या निकल के आएगा टाइम, ठीक है। RC ये जो भी दिया हुआ है RMS दिया हुआ क्या, ये RMS वैल्यू है, और V बराबर I × Z, देखो सीरीज में है ना ये R है और ये C है, इसको मैंने 220 वोल्ट सोर्स से क्या किया हुआ है चार्ज किया हुआ, ठीक है 220 वोल्ट सोर्स से चार्ज किया हुआ 220 वोल्ट। अब अपने को सर यहाँ पे पीक वैल्यू ऑफ द करंट चाहिए, सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट। मैंने क्या बोला अगर डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना टफ है तो क्या निकाल लो कंडक्शन करंट, इसमें हम कंडक्शन करंट निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो अपने को इजीली क्या मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट, चलो कंडक्शन करंट निकाल लेते हैं, और ये कैसे आएगा, हाँ VRMS बराबर IRMS इंटू Z, ये लिखूंगा क्या, और Z बराबर क्या होगा R² प्लस XC², तो Z बराबर क्या लिखोगे R की वैल्यू क्या है 100, XC की वैल्यू भी क्या है 100, तो क्या मैं डायरेक्ट 100√2 लिख दूं क्या, ठीक है 100√2 ओम आ गया। अब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, सर ये तो VRMS दिया हुआ है, तो VRMS क्या है 220, ठीक है। चलो
तो लिखो यहाँ पे 220 बराबर आई आर एम एस इंटू जेड 100 रूट आई आर एम एस की वैल्यू क्या है? आई नॉट बाई रूट टू, अपने को पीक वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 220 बराबर आई नॉट बाई रूट टू इंटू 100 रूट टू से रूट टू कैंसल, 100 से इधर डिवाइड करोगे तो आई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2.2 एम्पियर। ठीक है, यही पूछा है। नेक्स्ट देखो, a capacitor of capacitance C is connected across an AC source of voltage V given by V बराबर V नॉट sin omega t. The displacement current between the plates of the capacitor would be capacitor of capacitance C is connected across an AC source of voltage V. जो क्या दिया हुआ है? V नॉट sin omega t, सॉरी V इक्वल टू V नॉट sin omega t। ठीक है, चलो द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वुड बी, जो कैपेसिटर का प्लेट है उसके बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा ये बताना। तो कैसे करेंगे मालूम है ना? देखो एक कैपेसिटर है, उसको एक एसी सोर्स से हमने अटैच किया हुआ है, ठीक है, जिसका वोल्टेज क्या दिया हुआ है आपको? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता था? सी डीवी बाई डी टी। तो लिखो सी डीवी बाई डी टी करोगे तो क्या आएगा? वी नॉट साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन ओमेगा, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? वी नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, ये आएगा। यही आ रहा था क्या? तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, क्या होगा ये बताना है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, सभी लोग इधर जाते, मैं इसी पे सॉल्व कर देता हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है क्या? तो आपको पता है एक फॉर्मूला, एक्सी बराबर 1 में 2 पाई एफ इंटू सी। जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है तो एक्सी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा भाई साहब। जब ये टर्म डिक्रीज कर रहा है तो एक्सी इंक्रीज। अच्छा, जब एक्सी इंक्रीज कर रहा है तो करंट क्या होगा? डिक्रीज करेगा ना, क्योंकि आई बराबर क्या पढ़ते हो? बी अपॉन में एक्सी। भाई जब ये इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या करेगा? डिक्रीज। और ये कंडक्शन करंट है, कंडक्शन करंट किसके बराबर होता था? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। अभी मैंने आपको रेडिएशन प्रेशर बोला था, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा हुआ, ठीक है, ये उसका क्वेश्चन है। लाइट विथ एन एनर्जी फ्लक्स आई दिया है, एरिया दिया है, आपसे पूछा द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस इज, ठीक है, तो ये क्वेश्चन को मॉडर्न में लेंगे। ओके, वैसे आपको पता है पावर क्या होता है? आई इंटू ए। पावर पता चल गया तो फोर्स नहीं पता कर पाओगे, है ना। पी बाई सी को हम क्या बोल देते हैं? फोर्स। ठीक है, मॉडर्न में अच्छे से डील करेंगे, पहले ही दूसरे लेक्चर में आ जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, द एनर्जी ऑफ द ईएम वेव इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया। एनर्जी होता है मॉडर्न फिजिक्स में 12,400 डिवाइडेड बाई लेमडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लेमडा किस में होता था? एंगस्ट्रॉम में। ये मैं आपको मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगी? वेवलेंथ। एनर्जी कितनी दी आपको? 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे पुट करो वैल्यू, 15 किलो का मतलब 15,000 क्या बराबर 12,400 डिवाइडेड बाई लेमडा। इधर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इधर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई बताओ? 12,400 डिवाइडेड बाई 15,000,
और ये लेमडा किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में। तो क्या लेस देन 1 है क्या, तो लेमडा इज लेस देन 1 एंगस्ट्रॉम। बताओ वो कौन सी रेस थी जिसके लिए वेवलेंथ लेस देन 1 एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद करो, वेवलेंथ क्या है, लेस देन 1 एंगस्ट्रॉम। भाई ये 1 नैनोमीटर कितना होगा, 10⁻⁻⁹ और उससे उसी रेंज में आ रहा है, 10⁻³ से। ओके, क्योंकि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, लेमडा इज लेस देन 0.1 नैनोमीटर। बताओ 0.1 नैनोमीटर कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे कन्वर्जन कर देता हूँ, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर, 1 नैनोमीटर में कितने नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 1 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻। तो 1 एंगस्ट्रॉम कितना आ गया, 0.1 नैनोमीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम में जब वही तो लिखा है 0.1 नैनोमीटर छोटा, तो रेंज कहाँ पे लाई कर गया, एक्स रेज, ठीक है। हमारे चार्ट स्पेक्ट्रम खोल के रखो अभी के लिए, आप लोग देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो सब ज्यादा वेवलेंथ पहले किसका होगा वो रखना है, फिर आपको सबसे कम किसका वेवलेंथ है वो रखना है। गामा रेज दो ही ऑप्शन में है, ए और डी, तो इसको तो कट करो। अब बताओ सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, माइक्रोवेव का, ठीक है। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन, we consider the radiation emitted by the human body, which one of the following statement is true। जो ह्यूमन बॉडी रेडिएट करता है एमिशन को, वो कौन से रीजन में पाया जाता है ये बता, ठीक है, कौन सा वो रेडिएशन। वी कंसीडर द रेडिएशन एमिटेड बाय द ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इंफ्रारेड क्या होता है, इंफ्रारेड जो वेव होती है, तो नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका कर लोगे। क्या दिया है, फॉर द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन बाय दिस एंड दिस, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। द रेशियो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी टू एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, दोनों यहां पर होते हैं 1:, नेक्स्ट, द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in an electromagnetic wave propagating along the y-axis is this। B नॉट दिया है, आपसे क्या पूछा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, ठीक है। बताओ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट अपॉन में बी नॉट बराबर सी। अब ई नॉट की वैल्यू सर पूछा है, ई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, बी नॉट इंटू सी, बी नॉट इंटू सी। बी नॉट की वैल्यू क्या है 6 इंटू 10⁻⁻⁷ और सी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁻⁸। सर ये तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं ना, क्यों जब लाइटनिंग होती थी तो कुछ देर बाद आवाज सुनाई देती थी अपने को, जब जब लाइटनिंग होती थी, बारिश हो रही है, जब भी लाइटनिंग होती थी उसके तुरंत बाद अपने कुछ देर बाद आवाज सुनाई देती, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो साउंड वेव की ट्रेवल करने की स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है। क्या स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब मून से अगर लाइट आ रही तो अर्थ पे आने में उसको 1.5 सेकेंड लगेगा, ठीक है। और साउंड को जाने में तो सर मीडियम चाहिए उसके लिए, साउंड वेव को मीडियम चाहिए, तो साउंड वेव ट्रेवल ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या करोगे 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 10⁸ या 10⁻⁻⁷, तो क्या आ जाएगा 180 वोल्ट पर मीटर, ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 मेगाहर्ट्ज, कितनी है फ्रीक्वेंसी 20 मेगाहर्ट्ज, प्रोपगेट्स इन फ्री स्पेस वैक्यूम में along x डायरेक्शन एट ए पर्टिकुलर स्पेस एंड टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दिया हुआ है, आपसे पूछा है
व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये बताओ। तो आपको यूनिट देखो, मैग्नीट्यूड सभी जगह सेम लग रहा है क्या? मैग्नीट्यूड 2.2 इंटू 10⁻⁸ क्या चाहिए बस अपने को? डायरेक्शन। और डायरेक्शन कैसे निकालते थे? ई क्रॉस बी बराबर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? वाई डायरेक्शन में क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इधर ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन दिया है क्या? कितना दिया है? 6.6 वोल्ट पर मीटर। डायरेक्शन दिखा दिया भाई। अब हम इसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाएंगे। वाई एक्सिस है, वेव कौन से डायरेक्शन प्रोपगेट कर रहा है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, तो वो किधर है? मैग्नेटिक फील्ड माइनस में हो गया प्लस में, ठीक है। बताओ, वेव ई क्रॉस बी करते थे, ई क्रॉस बी, तो थंब की डायरेक्शन क्या देती थी? वेव के प्रोग्रेसिव डायरेक्शन। तो थंब किधर है? वेव इधर इस तरफ प्रोपगेट कर रहा है, ठीक है। ई क्रॉस बी, ई इधर है और थंब इधर, ई क्रॉस बी। तो बी किधर होना चाहिए? बाहर की तरफ, ठीक है। ई क्रॉस बी करोगे, ई क्रॉस बी करोगे तभी तो थंब इधर आएगा। और बी किधर है? प्लस के कैप में, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन एज 20 sin ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी, है ना। जे कैप न्यूटन पर कूलम, ठीक। वेयर ओमेगा एंड सी आर एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिस्पेक्टिवली, द एनर्जी कंटेन इन ए वॉल्यूम ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻⁴ शायद लिखा हुआ, ठीक है। ये -4 है। तो बताओ इतने वॉल्यूम में कितना एनर्जी होगा? तो पहले क्या निकालेंगे? एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। चलो बताओ। तो टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या था? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। ये टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी था। तो पहले हम क्या निकालेंगे? एनर्जी डेंसिटी, फिर उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? तो क्या निकल आएगा? वॉल्यूम, ठीक। अच्छा, तो अगर कंपैरिजन करोगे तो ई बराबर क्या लिखोगे? ई नॉट साइन, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स न्यूटन पर कूलम जे वेक्टर। कर लो कंपैरिजन, देख लो क्या क्या चाहिए अपने को। ये कैलकुलेटिव है, सभी को करना पड़ेगा। चलो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ये क्या लिखा है? टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी, वो कितना आया था? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये एनर्जी डेंसिटी, और आपको पता है एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। एनर्जी क्या होगा भाई साहब, ये बताओ। बराबर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी दी है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ई नॉट की वैल्यू कितनी है? 20, 20 का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब, 5 इंटू 10⁻⁻⁴। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या ऑप्शन आएगा बताओ जल्दी से। हाँ, 8.85 का है ना, ये फोर्थ या थर्ड में से कोई ऑप्शन होगा, अभी देखिए। चलो पहले इसको सिंप्लीफाई करो। एनर्जी बराबर क्या आएगा? 1/2 इंटू 8.85 इंटू 400 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁴। अरेंज करो, क्या आएगा? 1/2 इंटू
8.85 पावर्स को अरेंज करो 10 की, 10 की पावर -12, यहाँ पे क्या है +2, यहाँ पे क्या है -4, 5 इंटू 4 क्या होगा 20। अगर मैं लिखूँ 2000 तो यहाँ पे +3 लिख देता क्या, और 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा एनर्जी इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻³ -13 क्या जूल। ठीक है, ये आएगा क्या, चलो देख लो कौन सा ऑप्शन, 8.85 इंटू 10⁻³ -13 जूल, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ये है अपना आंसर। एक्सरेज का वेवलेंथ सबसे कम होना चाहिए, तो सेकेंड आ रहा है क्या, हाँ। उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेस, अल्ट्रावायलेट रेस का कौन सा होना चाहिए फर्स्ट, एक्सरे का यहाँ पे सेकेंड आ रहा है, अल्ट्रावायलेट रेस का फर्स्ट आ रहा है, माइक्रोवेव का सबसे ज्यादा होना चाहिए फोर्थ, फिर उसके बाद इंफ्रारेड। तो कौन सा ऑप्शन है 1 2 3, सॉरी 4 1 2 3 है ना, 4 1 2 3। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, अरे ये तो डायरेक्शन वाला हो गया, आसान क्वेश्चन है। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, in an electromagnetic wave at an instant and at a particular position, the electric field is along the negative z axis। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, कौन है बार बार पेन को ऐसे कर रहा है, इरिटेटिंग भाई, मत करो, शांति से बैठो। हाँ, क्लास का टाइम ओवर हो गया तो कुछ भी करोगे। चलो देखो इधर, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट एन इंस्टेंट एंड एट ए पर्टिकुलर पोजीशन, नेगेटिव जेड एक्सिस में क्या, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस, तो बता ही लोगे ना। नेगेटिव जेड एक्सिस में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ई क्रॉस बी क्या देगा आपको, ई क्रॉस बी, तो क्या आएगा नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस में, ये समझ में आया बात, देखो नेगेटिव जेड एक्सिस में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ई क्रॉस बी करोगे तो क्या मिलेगा ई क्रॉस बी, तो थंब जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में वही प्रोपेगेट करेगा, तो नेगेटिव वाई एक्सिस। नेक्स्ट देखो, चलो नीट 2022 का आया क्वेश्चन, इसको देखो क्या हो, सी ऑप्शन। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है, when light propagates through a material medium of relative permittivity epsilon r and relative permeability mu r, the velocity of light in the given by, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट, चलो बताओ, एक्सरेज का वेवलेंथ सबसे कम, एक्सरेज का वेवलेंथ सबसे कम, तो ये वाला होगा क्या फर्स्ट, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा रेडियो वेव्स का, तो कहाँ है ये है 100 मीटर। ठीक है, फर्स्ट का सेकेंड, ओके फर्स्ट का सेकेंड एक ही तो ऑप्शन, तो मैचिंग कॉलम में ऐसे आसान होगा, तो एक ही तो ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस, वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट्स साइनसॉइडली एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 into, इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस, वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है ना, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट्स साइनसॉइडली एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये फ्रीक्वेंसी दिया आपको एफ, एंड एम्पलीट्यूड ये क्या दिया है ई नॉट, क्या दिया है ये ई नॉट, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये तो परेशान करने के लिए दिया क्या है, किसी काम का नहीं।
ओके, बच्चा ये सोचेगा फ्रिक्वेंसी कहाँ यूज करूँ, कहाँ यूज करूँ, कहाँ यूज, अपने को तो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड। तो बी नॉट आपको पता है, ई नॉट अपॉन में बी नॉट। देखो एग्जामिनर ऐसे डेटा आपको देता है ताकि आप कंफ्यूज हो, ठीक है। ई नॉट अपॉन बी नॉट बराबर सी, तो अपने को क्या चाहिए, बी नॉट। तो बी नॉट बराबर ई नॉट बाई सी, और ई नॉट की वैल्यू 48, तो 48 डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, क्या आ गया 16। तो बी नॉट की वैल्यू क्या आ गई, 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 टेस्ला, ठीक है, या 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीट 2024 और 2025 में आए हुए क्वेश्चन है, इसको देख ले। 2024 का सबसे आप लोग बोल रहे थे ना सर टफेस्ट पेपर है, देखो 33 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो बिल्कुल नीट लेवल के थे, पेपर को तो ऐसे ही बदनाम कर दिया है ना। जैसे आप लोग बोलते हो एक क्वेश्चन आ जाए बस बाहर से, सर आउट ऑफ सिलेबस आया था, पूरा ढिंडोरा पीट देते हो, आउट ऑफ सिलेबस, और नंबर कितने आए, ठीक है। अभी जो प्रोटेस्ट हुआ था 2024 में, जब बोल रहे थे पेपर लीक हो गया, एक भी बच्चा उसमें ऐसा नहीं था जो 600 प्लस गया, है ना। उस प्रोटेस्ट में 300 400, क्यों, पेरेंट्स को बताना है ना, देखो हमारे साथ बुरा हो गया, अगर पेपर टफ नहीं आया होता तो हम अच्छा कर जाते। ये एक्सक्यूज किसी काम का नहीं है। खैर, द प्रॉपर्टी विच इज नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस, ऐसी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी बताओ। दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्ज और मूव, नहीं ये तो गलत है, ठीक है, यही हो गया। बाकी से होता है ना, दे ट्रेवल विथ स्पीड इक्वल टू सी, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, बिल्कुल सही है। द एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन, ठीक है। 2025 का क्वेश्चन देखेंगे, a parallel plate capacitor made of circular plate is being charged such that the surface charge density on its plate is increasing at a constant rate. चार्ज क्या हो रहा है विथ टाइम, द मैग्नेटिक फील्ड अराइजिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट इज, क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा जल्दी से बताओ। नॉन जीरो एवरीवेयर विथ मैक्सिमम एट द इमेजिनरी सिलिंड्रिकल सरफेस कनेक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स, गलत है। कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स एंड जीरो आउटसाइड द प्लेट, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सर्कुलर है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये सर्कुलर है, ठीक है। चार्ज इस पे कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, जब चार्ज इंक्रीज हो रहा है फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है, वो भी चेंज होगा। तो क्या लिखोगे, द मैग्नेटिक फील्ड अराइजिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट की वजह से, नॉन जीरो एवरीवेयर विथ मैक्सिमम एट, ये कैसे बोल सकते हो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट तो यहाँ मिल रहा है ना, यहाँ तो कंडक्शन करंट, ठीक है। जीरो बिटवीन द प्लेट्स एंड नॉन जीरो आउटसाइड, ये भी गलत है। जीरो कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स एंड नॉन जीरो एंड जीरो आउटसाइड द प्लेट्स, तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है, ठीक है। चलो देखो इन दोनों में आपको डाउट लग रहा था ना, एक मिनट, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट इज बीइंग चार्ज सच दैट, कांस्टेंट तो नहीं हो सकता ना ये, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेरिएबल है। देखो हम लोग यहाँ पे कंडक्शन करंट मिलता था आपको, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट, यहाँ पे एम्पीरियल लूप लिया था तो क्या हुआ था, एक बार थोड़ा सा इसको देख लो आप लोग, है ना, डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। यहाँ पे यहाँ पे आपने एम्पीरियल लूप लिया था क्या, और एक एम्पीरियल लूप यहाँ पे लिया था, तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, यहाँ पे एम्पियर्स लॉ वैलिड था, है ना। वेक्टर बी डॉट डी एल बराबर समेशन ऑफ म्यू नॉट समेशन ऑफ करंट, तो यहाँ पे म्यू नॉट आई सी लिख दिया था, ठीक है सर। यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था तो नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा था, यहाँ पे जब रखा तो भी नीडल हमारा डिफ्लेक्ट कर रहा था, क्यों कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट करंट से। अच्छा यहाँ पे जो फील्ड लाइंस आ रही है प्लेट से निकल रही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो जो फील्ड लाइंस है वो वेरिएबल भी है भाई। देखो
मिली सेकेंड्स के अंदर क्या हुआ था, चार्ज इंक्रीज कर रहा था, चार्ज इंक्रीज कर रहा था तो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही थी तो फ्लक्स बदल रहा था, फ्लक्स बदल रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड आया था, तभी हमारा निडल। तो कांस्टेंट तो नहीं बोलेंगे ना, तो नहीं बोलेंगे, जीरो बिट ये भी नहीं होगा, जीरो कहां से हो जाएगा भाई, अगर जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक निडल, कांस्टेंट भी नहीं बोलेंगे, जीरो एट ऑल प्लेसेस भी नहीं होगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यही लग रहा है, नॉट जीरो एवरीवेयर, यहां भी जीरो नहीं है और यहां भी जीरो नहीं, ठीक है, ये होगा, ठीक, कोई बात, अब समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्या है, हाँ, थर्ड ऑप्शन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन एज, क्या दिया है, जेड एक्सिस में है क्या, वेव कहां प्रोपगेट हो रही है, एक्स डायरेक्शन में, वेव एक्स डायरेक्शन जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो ये दोनों तो, अब अपने को बस क्या फाइंड आउट करना, एम्पलीट्यूड बी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है, ई नॉट कितना है 60, बी नॉट कितना है, तो ई बाई बी बराबर सी इज गिवन बाय दिस, देन एक्सप्रेशन फॉर द ई बाई बी बराबर सी, अगर मैं यहां पे लिखूं तो ठीक है, 2 × 10⁻⁷ एक ही तो ऑप्शन है, तो ये सही हो गया क्या, और ये गलत हो गया, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर, ठीक है, कैपेसिटर है तो कंडक्टर दिमाग में आ जाना चाहिए, दो कंडक्टर, और वो कंडक्टर कैसे सर्कुलर प्लेट के हैं जिनकी रेडियस क्या दी है 1 मीटर, ठीक है, और कैपेसिटेंस क्या दिया हुआ है 1 नैनो फैरेड, 1 नैनो फैरेड, इधर ये कैपेसिटेंस है 1 नैनो फैरेड, ये देखो 1 नैनो फैरेड, रेडियस है 1 मीटर, एट टी इक्वल टू जीरो इट इज कनेक्टेड फॉर चार्जिंग इन सीरीज विथ ए रजिस्टर, इसका रजिस्टेंस कितना दिया 1 मेगा ओम दिया, क्या है 1 मेगा, अगर स्मॉल एम होता तो मिलियन मान लेते हम, ठीक है, ओके, अक्रॉस ए 2 वोल्ट बैटरी, ये देखो ये जो बैटरी है इसका पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 2 वोल्ट, ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, हाफ वे, हाफ वे, देखो इनके बिल्कुल बीच में पूछा है हाफ वे, ठीक है, बिटवीन द सेंटर एंड द पेरीफेरी ऑफ द प्लेट्स आफ्टर टी इक्वल टू 10⁻³ द चार्जिंग ऑन द कैपेसिटर एट टाइम टी इक्वल टू, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, चार्जिंग ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर चार्ज कैसे वेरी करता है, तो क्यू बराबर क्यू नॉट, और क्यू नॉट क्या होगा सी इंटू बी, वेयर द टाइम कांस्टेंट टी सॉरी तो इज इक्वल टू सी, ये सब तो आपको दे दिया हिंट में, ठीक है, बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आ जाएगा ये बोल देगा 10 नंबर का क्वेश्चन, तो ठीक है, आज सॉल्व करते हैं, सभी लोग थोड़ा क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन अच्छा है, ये तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यही सिस्टम है, मैं इसको यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ, ठीक है, ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनकी रेडियस क्या दी है, रेडियस 1 मीटर, ठीक है, अभी हमने इसको 2 वोल्ट बैटरी से चार्ज करना शुरू किया, ठीक है, 2 वोल्ट बैटरी, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है सीरीज में, आर इक्वल टू 1 मीटर, इसका रेजिस्टेंस कितना दिया 1 मेगा ओम, मेगा का मतलब 10⁻⁶, कैपेसिटेंस आपको दिया है 1 नैनो फैरेड, ठीक है, कैपेसिटेंस आपको दिया है 1 नैनो फैरेड, नैनो का मतलब 9, एन से नैनो और एम से 9, 10⁻⁹ ओके, अब पूछ रहा है इन दोनों प्लेट्स के बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में, यहां पे कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी हाफ वे बिटवीन द सेंटर एंड द पेरीफेरी ऑफ द प्लेट, ठीक है, यहां पे आपको बताना, ओके, और कुछ दिया इसमें डेटा,
ओपी, ठीक है। ये जो ओपी है कितना दिया है, 0.5 मीटर, सेंटर और पेरीफेरी, ये सेंटर है और ये पेरीफेरी है, इसका मतलब ध्यान देना, ये देखो ओपी कितना दिया है, अच्छा 0.5 मीटर, मतलब यहाँ पे जो हम रिंग बनाएंगे उसकी रेडियस क्या लेंगे बताओ, 0.5 मीटर ना। भाई ये सेंटर है और ये, तो सेंटर से पेरीफेरी के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, यही तो एक एरिया होगा, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये अभी ये जो आया है एरिया, इसकी जो रेडियस है कितनी है, 0.5, 0.5 मीटर, ये सेंटर है आपका और ये पेरीफेरी है, ठीक। अब आपसे पूछा है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी, तो देखो पहले जो बोर्ड में हम करेंगे जैसे उसको हम देख लेते हैं उसके बाद। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, वही एम्पियर मैक्सवेल लॉ या एम्पियर्स मॉडिफाइड लॉ, ठीक है। ऐड करते हैं स्लाइड को फिर सॉल्व करते हैं। एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, क्या था ये, वेक्टर बी डॉट डी एल इन ए क्लोज लूप, वेक्टर बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। देखो बिटवीन द प्लेट्स पूछा है, आ जाओ, बिटवीन द प्लेट्स पूछा है क्या, तो कंडक्शन करंट क्या होगा, जीरो, कंडक्शन करंट जीरो, हाँ डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगा। और जिस एरिया में पूछा है, जिस एरिया, अच्छा अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, बी इंटू ये जो एरिया है डीएल, डीएल डीएल छोटे 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 टुकड़े को ऐड करोगे कितना आएगा, 2 पाई आर, ठीक है, बी डॉट डीएल 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट ब्रैकेट में आएगी, ठीक है। अब किसी तरीके से सर अपने को क्या मिल जाए, डिस्प्लेसमेंट करें, क्या मिल जाए, तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, क्या मैग्नेटिक फील्ड बराबर म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई इंटू आर इंटू डिस्प्लेसमेंट करें। अब किसके लिए परेशान हमें होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट करंट, आर पता है 1/2, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 10⁻⁷। चलो अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट करंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, कौन सा फ्लक्स लेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाई डी टी, ठीक है। देखो यहां से फील्ड लाइंस निकलेंगे ना जब ये चार्ज होगा, यहां से खूब सारी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट है मान लो और ये निगेटिव प्लेट है, यहां से फील्ड लाइंस निकलेंगे यहां पे जाएंगे। अब इस एरिया से कितना फील्ड लाइन इंटरेक्ट कर रहा था, हमने निकाल दिया, एरिया रख दिया 2 पाई इंटू 1/2, अभी रखेंगे रेडियस है 0.5 तो 1/2 वहां पे पुट कर देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिखते थे जल्दी से बताओ, ई इंटू ए, सिंस आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर ई इंटू ए, सर ई ए कॉस थीटा होता है, हाँ भाई थीटा यहाँ पे जीरो हो गया, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल है ना, ये सब लिखने की जरूरत है क्या मुझे, चलो डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर एप्सिलॉन नॉट डी ई ए बाई डी टी। अब वो जो एरिया है प्लेट का क्या वो चेंज हो रहा है क्या, या जो हमने जिस रीजन में निकाला वो एरिया चेंज हो रहा है क्या, नहीं ना, ए कांस्टेंट हो गया, बाहर निकालू एज इट इज, तो क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी, एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या आएगा, अब एरिया यहाँ पे लिखना, कौन सा एरिया लिखेंगे, जिस एरिया हमें निकालना है, ठीक है, वो पाई 1/2 है ना, पाई आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू
dE/dt। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें करनी है थोड़ी देर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यहाँ पे वेरिएबल है क्या? हाँ या ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या होता था? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये पूरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना है? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और कितना एरिया लेंगे हम? अब प्लेट का एरिया लेंगे, क्योंकि इस प्लेट की वजह से इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना। अब यही ध्यान देना था, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो तो ये पूरा एरिया लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो मुझे बस यही एरिया चाहिए ना, ठीक है। चलो सभी लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें करेंगे यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है? बिटवीन द प्लेट सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दिख रहा है ये कलर? ये दिख रहा है। सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई बराबर, अब यहाँ पे एरिया क्या लगाओगे? पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1, क्यू अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर क्या आ गया? ई बराबर क्यू अपॉन में पाई, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई, आर की वैल्यू 1/2 इंटू d/dt ऑफ, क्या लिखोगे? क्यू अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों ही वैल्यू कांस्टेंट है क्या? चार्ज वेरिएबल है तो dq/dt आ जाएगा, ठीक है ना। चलो तो डिस्प्लेसमेंट करंट देखते रहिए आप लोग, एप्सिलॉन नॉट पाई 1/4 इंटू 1 अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट dq/dt। देखो एक तरीका और सिखाऊंगा अभी आपको आसानी से, ये बोर्ड में करना है, बोर्ड का एग्जाम भी तो आ रहा है, पेज भरने अपने को। पाई एप्सिलॉन नॉट से पाई एप्सिलॉन नॉट, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या लिखोगे? अब मैं नेक्स्ट स्लाइड ऐड करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या आएगा बताओ बच्चों? 1/4 दिया हुआ है। Q बराबर चार्ज एट एनी टाइम t ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर CV ब्रैकेट में 1 माइनस EXP क्या है? E की पावर एक्सपोनेंशियल, ठीक है, बराबर 1/4 d/dt ऑफ CV ब्रैकेट में 1 माइनस E की पावर माइनस T अपॉन में माइनस T अपॉन में, तो ऐसे पढ़ते थे क्या? तो क्या है? टाइम कांस्टेंट। तो क्या है? टाइम कांस्टेंट है, ठीक। और टाइम कांस्टेंट वैल्यू कैसे निकालते थे? R इंटू सी। R इंटू सी, आर कितना था? 1 मेगा ओम, और कैपेसिटेंस कितना था? 1 नैनो फैरेड। तो क्या आ जाएगा ये? 10⁻³ सेकेंड। ये आ गया अपने टाइम कांस्टेंट। अच्छा क्वेश्चन में ध्यान दो, पूछा भी कितने पे है? 10⁻³ सेकेंड पे टाइम कांस्टेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा, अब डिफरेंशिएट कर देंगे 1/4। CV तो कांस्टेंट है, एज इट इज रखो ब्रैकेट में, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस E की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन E की पावर माइनस T अपॉन में 2 इंटू माइनस 1 अपॉन में 2। ये आएगा क्या? ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट जो करंट आएगा अपना क्या आएगा? 1/4। C की वैल्यू कितनी थी? 1 नैनो फेरेड। V की वैल्यू कितनी थी? 2 वोल्ट। ये क्यू नॉट है ना। अच्छा इनटू ये क्या आ जाएगा? ये कट जाएगा ना पूरा। अच्छा माइनस माइनस प्लस, चलो एक बार लिख लो, 1 अपॉन में टाउ E की पावर माइनस T अपॉन में टाउ। अब 2 से 2 कैंसल, तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट आया वो क्या आया? 1 अपॉन में 2 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्या आएगा ये? हाँ ये 1 अपॉन में 2 मतलब RC, और RC की वैल्यू आपने निकाल लिया, कितना है? 10⁻³ इंटू E की पावर में, ये भी टाइम है 10⁻³
और ये भी टाइम है 10⁻³ तो 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, e⁻⁻1 आएगा क्या, और 1/e की वैल्यू 0.37। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा वो क्या आएगा, जल्दी से बताओ। 1/2 इंटू 10⁻⁻, ये 6 हो जाएगा, -6 इंटू 1/e, और 1/e की वैल्यू क्या होती है 0.37। तो जो अपना डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा वो कुछ इतना आएगा, 0.37 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। क्या डिस्प्लेसमेंट करंट। अब वहां पे चलिए वापस, अपने को क्या चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट करंट। अगर मैं यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट करूँ तो क्या मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, क्योंकि म्यू नॉट भी पता है, 2πr भी पता है। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगा, आगे ही सॉल्व करते हो। ठीक है, इसी में हम सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। चलो देखो, B बराबर म्यू नॉट अपॉन में 2π इंटू ID अपॉन में R था क्या। अच्छा, म्यू नॉट अपॉन में 2π की वैल्यू क्या होगी, आ जाओ, क्या होगा 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या है 0.37 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई आर भी तो है, आर की वैल्यू कितनी लेनी थी अपने को 1/2। अच्छा, ये 2 से ये 2 और 2 सबसे ऊपर चला जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई करो 0.74 इंटू 10⁻⁻13 टेस्ला। ठीक है, ये आया क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया 0.74 इंटू 10⁻⁻13 टेस्ला। -1, हाँ दिखा रहे हैं तो -1/2, हाँ मल्टीप्लाई कर दी, इसमें पावर मल्टीप्लाई नहीं है, ई में मल्टीप्लाई। ठीक है ना, समझना, एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दिया ना, क्योंकि एक एक्चुअल में टी नहीं था ना, यहाँ पे -t/2 है। फिर एक बार इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो -1/t आया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो, तो सोल्यूशन थोड़ा लंबा है लेकिन क्वेश्चन भी अच्छा है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक, अब एग्जाम में आपको कैसे अप्रोच करना है, नीट के एग्जामिनेशन में वो देखेंगे। ठीक, देखो यहाँ पे अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अच्छा फील्ड लाइन तो सभी जगह वेरिएबल्स थी, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या प्रोड्यूस करती थी, मैग्नेटिक फील्ड। सर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सभी जगह, लेकिन मुझे इतने ही रीजन में चाहिए। तो आपको याद हो एक रिलेशन मैंने पढ़ाया था आपको, B बराबर म्यू नॉट, C की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा C इंटू बी माइनस माइनस प्लस 1/2 ई की पावर में -t/2। ठीक है, चलो C की वैल्यू पुट करो 10⁻⁻9, वोल्टेज की वैल्यू 2 वोल्ट, 1/2 की वैल्यू आई थी 10⁻3, ई की पावर -1। हाँ ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, हमने 0.3, अब यहाँ पे करंट जो हमने कैलकुलेट किया है देखो कुछ आ रहा ना, एक्चुअली क्या है, ठीक है अब समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या है, जल्दी से बताओ। वो डायरेक्ट वैल्यू यूज मत कर देना, अलग से निकालना है करंट आपको। ठीक है, वरना धोखा खा जाओगे। और ये देखो डिस्प्लेसमेंट करंट, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या है 2/e, ये 1/e की वैल्यू क्या होती है 0.37 इंटू 10⁻⁻7 क्या एम्पियर, नहीं 6, 10⁻⁻6 एम्पियर, ये आया क्या डिस्प्लेसमेंट करंट। अब वैल्यू यहाँ पे पुट करो, B बराबर म्यू नॉट अपॉन में 2π की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 10⁻⁻7
2 इंटू 10⁻⁻7 ये आ गया। म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई वैल्यू आई। करंट कितना निकाला है? 2 इंटू 0.37 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई आर, डिवाइडेड बाई आर। आर कितना है? हाँ ऊपर भी तो आर है, बिल्कुल 1/2 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे? आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई? अच्छा, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दो, और ये 10⁻⁻6 और 10⁻⁻7 क्या हो जाएगा? 10⁻⁻13। तो क्या आएगा? 2 इंटू 0.37 क्या आएगा? 0.74 इंटू 10⁻⁻13 टेस्ला। या देखो दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड सेम आ रहा है क्या? आपको छोटा सा स्टेप फॉलो करना पड़ा, और यहाँ पे देखो हमने 2 स्लाइड में निकाला पूरा। ठीक है, 2 स्लाइड, 1 2, ठीक है, यहाँ पे एक ही स्लाइड में उठा। ठीक है, करंट यहाँ पे फिर से निकाल लेना। इस वाले करंट पर रिलाई नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट आया है वहां पे कितने एरिया में हमें निकालना है उसके लिए। ठीक है, चलो, क्योंकि ये जो 1/4 आया ना, ये ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है, वो हमें दिखा नहीं। ये देखो, ये फॉर्मूले में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो पहले क्वेश्चन में टाइम लिया, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सोचने पे मजबूर कर रहा था। ठीक है, देखो यहाँ पे, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस। वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है, किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम। जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, कितना दिया? 6.3 जे कैप वोल्ट पर मीटर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट? तो कैसे करोगे? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, जो वेव है कौन से डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रही है? एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, ये वेव इस तरफ प्रोपगेट हो रही है, प्रोपगेट। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन दिया है? जे कैप, वाई कैप में दिया है। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी? आउटवर्ड डायरेक्शन था भाई। ई क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या देती थी? ई क्रॉस बी क्या देगा? प्रोग्रेशन ऑफ वेव। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया सर, प्लस के कैप में है, बस मैग्नीट्यूड की बात है। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? ई बाई सी। ई कितना है? 6.3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻8। अच्छा, इसको कट किए तो क्या आया? 2.1 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। तो जब वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2.1 इंटू 10⁻⁻8 के कैप टेस्ला। ठीक है, चलो समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। देखो, द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय बी वाई इक्वल टू। देखो सभी लोग इधर ध्यान दीजिए, जो मैग्नेटिक फील्ड दिया वो क्या दिया है? 2 इंटू 10⁻⁻7 साइन 0.5 इंटू 10⁻3 एक्स प्लस 11t। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दूं, b बराबर बी नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, तो k की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। और ओमेगा की वैल्यू क्या है? ये है। क्या पुट करो वैल्यू? अपने को क्या चाहिए? व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। वेवलेंथ कैसे निकालोगे बताओ? k बराबर आपको पता है 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई। तो यहां से आपको वेवलेंथ क्या मिल जाएगा? वेवलेंथ बराबर 2 पाई अपॉन में k। 2 पाई, k की वैल्यू क्या है बच्चे बताओ? 0.5 इंटू 10⁻0.5 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 4 पाई इंटू 10⁻⁻3 क्या आएगा? मीटर।
ये वेवलेंथ था, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? हाँ, ओमेगा अपॉन में 2 पाई, इससे भी निकाल सकते हो। और फ्री स्पेस है ना, दोनों से आंसर सेम आए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या आपका ओमेगा अपॉन में 2 पाई, या यूं कहूं वेव वेलोसिटी यहाँ पे कितनी आएगी? ओमेगा बाई के। अच्छा, ओमेगा बाई के करोगे तो आपका आंसर आएगा 3 × 10⁸ क्योंकि फ्री स्पेस है, वैसे भी अपने को बोल दिया है ना। अच्छा, फ्री स्पेस बोला ही नहीं, कोई बात नहीं। ये वेव वेलोसिटी क्या आ जाएगा? 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 10⁻3। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेव वेलोसिटी आ गई। अब अपने को क्या चाहिए? देखो, दो तरीका है, ओमेगा अपॉन में 2 पाई से भी निकाल सकते थे, और v बराबर n लेमडा, ठीक है। तो n बराबर जो फ्रीक्वेंसी आएगा c बाई लेमडा आएगा क्या, है ना? c बाई लेमडा, ये वेव वेलोसिटी v बराबर n इंटू n फ्रीक्वेंसी हो गया, और ये लेमडा। f बराबर c बाई लेमडा, तो पुट करोगे c अपॉन में, कई मेथड है, आपको जो अच्छा लगे उससे करो। लेमडा की वैल्यू कितनी आई थी? 4 पाई इंटू 10⁻3 माइनस है, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा? 3/4 पाई, हाँ, इंटू 10⁻11, ये आ रहा है क्या? और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी? हर्ट्ज। पहला तो हो गया सर। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है ना। चलो सेकंड स्लाइड पे देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? ई बराबर, हाँ, ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या लिखोगे? प्लस के एक्स। ये लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सेम फेज में है। वेव कौन से डायरेक्शन प्रोपगेट हो रही है? निगेटिव डायरेक्शन में। देखो, यहाँ से पता कर सकते थे निगेटिव डायरेक्शन जा रही है, तो यहाँ से भी हमें पता चलेगा निगेटिव डायरेक्शन। और आपको पता है ई नॉट बराबर क्या होगा? सी इंटू बी नॉट। तो सी की वैल्यू है 3 × 10⁸, और बी नॉट की वैल्यू क्या है? 2 × 10⁻⁻7। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्या आएगा? 6 इंटू 160 वोल्ट आएगा क्या? 60 वोल्ट पर मीटर। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। ई बराबर 60 साइन, ओमेगा की वैल्यू क्या थी? 1.5 इंटू 10⁻11 टी, प्लस के की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻3 एक्स। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। और ये कौन से डायरेक्शन प्रोपगेट करेगा? देखो, वाई एक्सिस में कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। और एक्स डायरेक्शन कौन है? प्रोपगेशन, है ना। यहाँ पे देखो क्या, निगेटिव एक्स डायरेक्शन, निगेटिव एक्स डायरेक्शन कौन प्रोपगेट कर रहा है? देखो, निगेटिव एक्स डायरेक्शन वेव प्रोपगेट कर रही है, फील्ड वाई डायरेक्शन में है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे क्या है? प्रोपगेशन ऑफ वेव, प्रोपगेट कर रही है इस डायरेक्शन, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्रॉस बी, जिस तरफ थंब है उधर रखो, जिस तरफ प्रोपगेट हो रही है उस तरफ थंब रखो। ई क्रॉस बी, तो कौन से डायरेक्शन में आया? कौन से? प्लस जेड एक्सिस ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ई जेड। क्या लिखोगे? समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट विथ एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18, चलो ये मॉडर्न पढ़ेंगे आप। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 100 watt bulb। Calculate the electric and magnetic field produced by the radiation coming from a 100 watt bulb at a distance of 3 meter। Assume that the efficiency, इस तरीके का क्वेश्चन करवाया मैंने, क्वेश्चन करवाया ना मैंने। चलो फिर से देखो, फिर से देखो, कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इससे खूब सारी, है ना, रेज निकल रही है सभी डायरेक्शन में। और ये जो बल्ब है कैसा काम कर रहा है? पॉइंट सोर्स की तरह। बल्ब कैसा काम कर रहा है? पॉइंट सोर्स की तरह।
ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि सर कमिंग फ्रॉम ए 100 वॉट बल्ब एट ए डिस्टेंस 3 मीटर, 3 मीटर डिस्टेंस, यहाँ मान लो 3 मीटर डिस्टेंस, ठीक है, इस बल्ब से दूरी कितनी है 3 मीटर। अच्छा बल्ब से जो रेज निकल रही है क्या वो सभी डायरेक्शन निकल रही है क्या? अगर मैं उसको कैद करना चाहूँ, सभी लाइट को अगर मैं कवर करना चाहूँ तो मुझे एक स्फीयर एज्यूम करना पड़ेगा इमेजिनरी। एक मैंने इमेजिनरी स्फीयर ले लिया, ठीक है, ऐसे एक मैंने मान लो इमेजिनरी स्फीयर ले लिया, ठीक है। चलो अब ये जो इमेजिनरी स्फीयर आया है इसका सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर। आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बताओ, आपको याद आ रहा है ऐसा कुछ मैंने रिलेशन डिराइव करवाया था? जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पॉइंट पी पे वो कितना आएगा? देखो आपको ऐसा क्वेश्चन कराया भाई, नोटबुक में देखो हमने 2 अंडर रूट, और मैंने वहां पे बोला भी था अगर मान लो बोले 10% एफिशिएंट है तो 10 वाट, यहाँ पे क्या है 2.5% एफिशिएंट है तो पावर पावर कौन सा यूज करेंगे? आपको पता है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी फिर से देख लो, फिर से देख लो, कोई बात नहीं। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बराबर क्या था जल्दी से बताओ? पावर पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, नहीं नहीं, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम था, एनर्जी अपॉन में टाइम क्या हो गया था? पावर, ठीक है। एरिया कौन सा लोगे? 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे जो एनर्जी है वो कितनी होगी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये भाई इंटेंसिटी कैसे निकालोगे? एनर्जी तो ये आ गई, वॉल्यूम कितना होगा? टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ये तो इंटेंसिटी क्या लिखते थे? एनर्जी अपॉन में एरिया इनटू टाइम। तो क्या आया था ये देखो, एनर्जी इनटू स्पीड ऑफ लाइट, उससे क्या मिलेगा? हाँ, ये एनर्जी क्या था? वो एनर्जी डेंसिटी था या एनर्जी था? ये एनर्जी डेंसिटी है ना भाई। देखो आप लोग फॉर्मूला देखो कहां से आया, क्या है एनर्जी डेंसिटी और ये स्पीड ऑफ लाइट बराबर पावर कितना है पी, एरिया 4 पाई r स्क्वायर। भाई अब सिंप्लीफाई करोगे, वो सब मैं नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था कितना आया था? अंडर रूट 2 के पी अपॉन में CR स्क्वायर, ठीक है। अच्छा पावर कौन सा यूज करेंगे? 2.5% इफिशिएंट है ना। देखो आप देखो बल्ब को जलाते हो थोड़ी देर बाद बल्ब गर्म हो जाता है ना, याद करो। ऐसा तो है नहीं जितना पावर आपने सप्लाई किया पूरी की पूरी लाइट के फॉर्म में बदल गई, कुछ की कुछ फॉर्म कहाँ पे गई? हीट के फॉर्म में गई ना, लॉस हुआ। तो वही बोल रहा है सर, बोल रहा है सर 97.5% एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो गई, सिर्फ हमें 2.5% मिला जो हमें लाइट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? अंडर रूट 2 के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ ये लिखोगे ना। पावर क्या लिखोगे? 2.5%। तो 2.5% किसका? 100 वाट का, 100। तो ये क्या आ गया? पावर ही तो आएगा 2.5 वाट। भाई आपके पास 100 रुपए थे, मैंने बोला मुझे 2.5 चाहिए, 2.5% दे दो, तो आप 2.5 रुपीज दोगे ना मेरे को। तो देखो आ गया 2.5 वाट अपॉन में सी। सी की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸ आर की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर से 9 कैंसिल, 2 × 2.5 क्या होगा? 5। तो ई नॉट की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट 5। अच्छा पावर्स को अरेंज करो, 10⁻9 10⁻8, तो क्या बचेगा? 50, 5/3 इंटू 10, यह है क्या? 5/3 इंटू 10, 50/3। तो ये आपका ई नॉट आ गया अंडर रूट 50/3। क्या आप बी नॉट नहीं निकाल पाओगे? बी नॉट क्या आएगा? ई नॉट बाई सी, बस यहां से आपका बी नॉट आ जाएगा। ओके समझ में आया? चलो दोनों ही निकल आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या वो कोई डाउट है क्या? चलो ये देखो, देखो ये शोज है फिगर 8.5, ये फिगर 8.5 एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ। शोज ए कैपेसिटर मेड ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट
each of radius is 12 centimeter and separated by 5 centimeter. The capacitor is being charged by an external source, ठीक है. The charging current is constant and equal to, चार्जिंग करंट क्या है, तो कौन सा करंट दिया है, कंडक्शन करंट दिया है क्या, ओके, कंडक्शन करंट, ठीक है. पहले ये वाला सॉल्व करेंगे. ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट. डिस्प्लेसमेंट करंट क्या कंडक्शन करंट के बराबर होता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो कंडक्शन करंट के बराबर होगा, कितना आएगा 0.15 एम्पियर, ठीक है. व्हाट इज किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, मतलब किरचॉफ चार्ज लॉ, करंट लॉ, जिसको हम जंक्शन रूल भी बोलते थे. वैलिड एट ईच प्लेट. बताओ क्या सभी प्लेट पे, ये भी प्लेट है और ये भी प्लेट है, क्या यहाँ पे किरचॉफ लॉ वैलिड है क्या, बिल्कुल वैलिड है सर. जितना करंट इस प्लेट पे आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल वैलिड है. ये भी है ना, यस, ऐसे लिख दो यहाँ पे, यस. इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये सब लिख लेना आप, ठीक है. ये भी हो गया, अब ये भी हो गया. अच्छा, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं. एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12. एरिया कितना सर, रेडियस कितना दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर, किसमें कन्वर्ट करोगे, मीटर में, ठीक है. तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर. आर की वैल्यू है 12, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया और स्क्वायर कर दिया, ठीक है. पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है इन दोनों प्लेट्स के बीच का, 5 सेंटीमीटर. आ गया क्या आंसर कैपेसिटेंस का, ठीक है. अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कैपेसिटेंस मिल जाएगा. आपसे क्या पूछा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डीवी बाई डीटी, डीवी बाई डीटी पूछा है यहाँ. अच्छा, आपने पढ़ा है कंडक्शन करंट बराबर डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट कितना आता था, सी इंटू डीवी बाई डी टी. अब ये वैल्यू है 0.5 और डीवी बाई डी टी यहां से क्या आ जाएगा, डीवी बाई डी टी क्या आएगा, हाँ, कंडक्शन करंट डिवाइडेड बाई सी. कंडक्शन करंट पता है 0.15 डिवाइडेड बाई सी, और सी की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. चलो बताओ इसको, कितने क्वेश्चन है यार. चलो, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट ईच ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज ए कैपेसिटेंस 100 पिकोफैरेड. द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट एसी सप्लाई विथ ए रेगुलर विथ ए एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ये ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा है ये 230 वोल्ट एसी सप्लाई क्या है, आरएमएस वैल्यू है, ठीक है. और ये कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है. आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट. तो कंडक्शन करंट की आरएमएस वैल्यू क्या है, बताओ. वी आरएमएस इंटू एक्ससी आएगा क्या, और एक्ससी कैसे निकालोगे, 1/ओमेगा सी. तो कंडक्शन करंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, वी आरएमएस 230 इंटू एक्ससी बराबर 1/ओमेगा सी. ओमेगा की वैल्यू कितनी है 300 रेडियन पर सेकेंड. सी की वैल्यू कितनी है 100 पिको फैरेड. पिको की वैल्यू क्या आती है 10⁻⁻12. समझ में आ रही है भाई, पिको की वैल्यू क्या होगी -12. तो यहां से आपको कंडक्शन करंट मिल जाएगा. ये 10⁻⁻8 ऊपर जाएगा 10⁻+8. इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या सही है, बिल्कुल सही, ये भी सही. डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ बी एट 0.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट, फ्रॉम द एक्सिस, फ्रॉम द एक्सिस. इसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है. अब 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस की बात हो रही, सभी लोग इधर ध्यान देंगे. ये एक्सिस है क्या, यहां से 3 सेंटीमीटर ऊपर एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो, वहां पे अपने को क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड. फिर वही सर
है ना। अब ये क्वेश्चन आपको घर पे जाके करना है। ये ठीक है, समझ में आया। वही सिमिलर केस हो गया। म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 पाई r²। आई कैसे निकालोगे सर, ये देखो, कंडक्शन करंट बराबर डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, चलो समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, what physical quantity is the same for x rays of wavelength 10 to the power minus 10 मीटर रेड लाइट ऑफ wavelength? ये सब पढ़ो, क्वेश्चन बताओ। देखो, इसलिए मैं सोचा था करंट इतना ज्यादा कैसे आ रहा है। आई बराबर बी अपॉन में एक्स। अब लगाना यहाँ पे वैल्यू आप लोग, ठीक है। वी आर एम एस कितना है 230। अच्छा, 1 अपॉन में एक्स इंटू ओमेगा सी लिख दो डायरेक्ट। आप अब सॉल्व कर लो इसको। 230 इंटू ओमेगा की वैल्यू है 300, सी की वैल्यू 100 पिको फेरेड। यहाँ से आपको कंडक्शन करंट मिलेगा जो कि किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट के। और डिस्प्लेसमेंट करंट मिल गया तो यहाँ पे आप क्या निकालोगे, मैग्नेटिक। चलिए यहाँ बताओ पहला का क्या आंसर होगा। फर्स्ट, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज द सेम फॉर एक्स रे, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस एंड रेडियो वेव। क्या सारी वेव्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या। वेवलेंथ सबका अलग अलग है, हाँ, फ्रीक्वेंसी सबका अलग अलग होगा। जब सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो क्या सेम होगी, स्पीड सेम होगी सर, स्पीड ऑफ लाइट, है ना, स्पीड सेम। चलो और बताओ, a plane electromagnetic wave travels in vacuum along z direction. What can you say about the direction of its electric and magnetic field if the frequency of the wave is 30 megahertz? What is its wavelength? चलो बताओ, फ्रीक्वेंसी क्या दिया है। अगर कुछ नहीं दिया तो ये मानते हैं कि वेव कहाँ ट्रेवल कर रहा है, फ्री स्पेस में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखो 8.4 को सॉल्व कर रहा हूँ, 30 मेगाहर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या लिखते थे, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो यहाँ से वेवलेंथ निकल आएगा क्या, वेवलेंथ बराबर सी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। सी की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और फ्रीक्वेंसी कितना है 30 मेगा हर्ट्ज। मेगा का मतलब 10 टू द पावर 6। ये 3 इंटू 10 टू द पावर 7 है तो क्या आएगा 10 मीटर। क्या आया 10 मीटर। समझ में आए, ये समझ में आ रहा कैसे किया, स्पीड ऑफ लाइट। चलो ये वेवलेंथ आ गया। और बताओ डायरेक्शन किधर होगा सर, अब जेड डायरेक्शन में जा रहा है तो आप बता सकते हो ना, दो कॉम्बिनेशन बनेंगे। ए रेडियो कैन ट्यून इनटू एनी सिचुएशन इन द 7.5 मेगाहर्ट्ज टू। एक रेडियो है वो इस बैंड में ट्यून हो सकता है, तो वेवलेंथ बैंड बताओ। तो सभी लोग इधर जान लेंगे, देखो कैसे करेंगे इसको। चलो 8.5 देखेंगे, 8.5 क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, ये F1 है या न्यू 1, ये न्यू 2, ऐसे बोल सकते हो। न्यू से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी। अपने क्या चाहिए, न्यू 1 की करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, तो क्या लिखोगे, वेवलेंथ λ1 बराबर c बाई न्यू 1। तो यहां से आपका क्या निकल के आ जाएगा, λ1 आ जाएगा, क्या λ1 आ जाएगा। और यहां से λ2 निकालोगे तो क्या आएगा, c बाई न्यू 2। तो यहां से आपका क्या निकल के आ जाएगा λ2। तो क्या वेवलेंथ बैंड नहीं बता पाओगे, अगर मान लो इसकी वैल्यू 0.1 आती है, इसकी वैल्यू 0.2 आती है, तो बैंड कहाँ पे, वो 0.1 से 0.2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन, कहां से, with a frequency of 10 to the power 9 hertz. What is the frequency of the electromagnetic waves produced by the oscillator? भाई चार्ज पार्टिकल जब ऑसिलेट होते थे तो क्या प्रोड्यूस होता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो फ्रीक्वेंसी इसकी होगी वही फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 10 to the power 9 hertz. The amplitude of the magnetic field part of a harmonic electromagnetic wave in a vacuum is 510 nanotesla. What is the amplitude of the electric field part of the wave, बता ले जाओगे। ये एम्पलीट्यूड तो ई नॉट बराबर क्या होगा, बी नॉट इंटू सी, और बी नॉट की वैल्यू है, ठीक है। सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दिस,
एंड दैट इज फ्रीक्वेंसी दिस, ओके, डिटरमाइन ई नॉट ओमेगा, ये सब कर लोगे आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप कर लोगे, ठीक है, आसान है। ये क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, एम्पलीट्यूड है ना, ई नॉट दिया हुआ है, ये आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, सब निकाल लोगे। फ्रीक्वेंसी पता है, ओके, साइनसोइडली है, ऑसिलेट कर रहा है, तो सारी चीजें आपको पता ही है एक्चुअली। तो यहां से ये फ्रीक्वेंसी है, तो वेवलेंथ क्या आएगा, सी बाई एफ, सी बाई एफ, ओके, क्या गई है वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए क्या करोगे, बी नॉट बराबर ई नॉट बाई सी, ई नॉट की वैल्यू 48 है, सी की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। सो दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स, है ना, ये तो मैंने आपको प्रूव करके ही बताया, ठीक है। निकालना दोनों से फॉर्मूले से, हाफ एप्सिलॉन 1/4, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर, और 1/4 क्या लिखो वहां पे, बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट,